पीछे मुड़कर देखा तो वही पास में रहने वाला 10 वर्षीय प्रीतम अम्मा जी को ही बोल रहा था। अम्मा जी, मेरी दादी माँ ने आज आपको हमारे घर बुलाया है, ज़रूर आना, भूल मत जाना, कहकर प्रीतम खेलते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया। तो अम्मा जी अपनी लाठी की टेक से धीरे धीरे प्रीतम के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, लेकिन अम्मा को इतने बड़े समारोह से क्या लेना देना था। उन्हें तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए था, फिर चाहे वो रूखा सूखा हो या 56 भोग, बस पेट भरने से मतलब था। उनकी सुन्नी आंखों में एक अजीब सा सूनापन दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वो कई दिनों से किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन शायद उनके इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो प्रीतम के घर जाकर एक कोने में बैठ गई। अम्मा को वहाँ बैठे करीब 1 घंटा हो गया था। तभी उस समारोह में आए एक मेहमान ने जाकर प्रीतम की दादी रुक्मणी जी को बताया कि कोई बूढ़ी अम्मा करीब 1 घंटे से एक ही जगह पर बैठी हुई है, वो किस लिए आई है, जरा जाकर पूछ लो। तब अचानक रुक्मणी जी को याद आया कि अरे, मैं तो भूल ही गई कि मैंने बिमला बहन जी को बुलावा भेजा था, बेचारी कब से मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते हुए वो जल्दी से उठी और सबसे पहले भंडारे कक्ष में गई और अम्मा जी के लिए भोजन की थाली लेकर आई और अम्मा जी के पास आकर माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ करना बहन जी, घर में काम अधिक होने की वजह से मैं आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। तो अम्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं बहन, लेकिन ये बात बताओ कि समारोह किस लिए हो रहा है। तो रुक्मणी जी ने बताया कि आज मेरे पति रामकिशन जी की पहली वर्षी थी, इसलिए हमने पूरे गांव की दावत रखी थी। अच्छा बहन, बोलकर अम्मा जी के खाना खाने लगी। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वो थोड़ी ही देर में पूरी थाली चट कर गई और रुक्मणी जी को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली गई। अम्मा जी वहाँ कहाँ से आई है और कहाँ रहती है, ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर था कि अम्मा जी रोज़ सुबह गांव के उस चबूतरे पर आकर बैठी रहती थी। शायद वो वहाँ बैठकर किसी का इंतजार करती थी। गांव के कई लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बताया। कहते हैं ना, खाने वाला का नाम दाने दाने में लिखा होता है। बस यही था अम्मा जी के साथ भी। अम्मा जी ने अपनी बात बीती केवल प्रीतम की दादी माँ रुक्मणी जी को ही बताई थी। रुक्मणी जी भी लगभग अम्मा जी की उम्र थी। वह बहुत बार बिमला जी के पास आकर घंटों घंटों तक बातें करती रहती थी। इसलिए एक दिन वो दोनों गांव के बाहर उसी चबूतरे पर बैठी हुई थी, जहां बिमला भी अक्सर अकेली बैठी रहती थी। बातों ही बातों में एक दिन रुक्मणी जी ने जोर देकर पूछ ही लिया कि बहन जी, आज आपको बताना ही होगा कि आप यहाँ पर अकेली क्यों बैठी रहती है। तो बिमला जी भी अपने मन की व्यथा रुक्मणी जी के सामने खोल बैठी कि एक समय ऐसा था बहन कि भगवान की कृपा से हमारे पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की शादी हुई तो बहू के आने की इतनी खुशी थी, लेकिन वो खुशी चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गई, क्योंकि बहू ने आते ही पूरे घर में तूफान ला दिया था। उसने घर में पैर रखते ही अपने पति यानी कि मेरे बेटे की सुनील से बोल दिया कि वो अपने माता पिता के साथ ही हरगिज नहीं रहेगी। लेकिन मेरे बेटे सुनील को उसकी ये बात न गवार लगी। उसने अपनी पत्नी सुमन को समझाते हुए कहा, देखो सुमन, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। तुमने घर में पैर रखा नहीं, उससे पहले ही मेरे माता पिता से दूर होना चाहती हो। कहते हुए वो उसे अपने कमरे में ले गया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, सुमन, तुम समझने की कोशिश करो। अभी तो पापा कितने पैसे कमा रहे हैं,
उनका खुद का बिजनेस है ना, जाने उन्होंने कितने ही पैसे जमा कर रखे हैं, कितने गहने जमा कर रखे हैं। अगर ऐसे में हम उनसे अलग हो जाएंगे तो वो हमें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। इसीलिए मैं आपको माँ के सामने डांट रहा था। प्लीज़ गुस्सा मत होना, बस कुछ दिन की ही बात है, फिर हम पिताजी से पैसे ऐंठ कर यहाँ से चले जाएंगे। बेटे की बात बहू को भी ठीक लगी और वो हमारे साथ रहने लगी। रहने के लिए राजी हो तो गई, लेकिन पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर टीवी देखती रहती या अपने फ़ोन में लगी रहती, पर काम को हाथ बिल्कुल नहीं लगाती। उस समय मेरी बेटी रेखा 10वीं क्लास में थी। वो अपनी भाभी के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करती थी, लेकिन क्या ही कर सकते थे। बेटा भी पूरे दिन ऐशो आराम करता और अपने मेरे पति दिन भर काम संभालते। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे पति अपने काम पर से घर ही आ रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनकी मृत्यु तुरंत हो गई। बेटे बहू को पता चला तो बेटा तो तुरंत अपने पिता के पास पहुंच गया, लेकिन इधर बहू तो बहुत खुश हो रही थी कि अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अपने ससुर के सामने बहू की कभी भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जब तक मेरे पति घर पर रहते तब तक वो कुछ काम में भी मदद करवा देती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने काम पर चले जाते तो पीछे से बहू बेटे रोज़ घूमने निकल जाते। मैंने भी कभी अपने पति से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की। दिन भर काम से परेशान रहते हैं, क्यों फालतू में घर घर में कलह पैदा की। खैर, जैसे तैसे मेरे पति को घर लाया गया। मेरा और मेरी बेटी रेखा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बहू की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मेरा बेटा इधर उधर दौड़ भाग कर अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, और इधर बहू ने हमारे जितने भी गहने और रुपये पैसे थे सारे अपने कब्जे में ले लिए। उसे हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं था। लोक राज को देखते हुए बेटे ने अपने पिता के अंतिम संस्कार किया, और 13वीं भी होते ही मुझे और मेरी बेटी रेखा को पीछे बने एक छोटे से कमरे में, जहां कबाड़ का सामान रहता था, वहां रहने के लिए कहा। हम दोनों माँ बेटी उस दिन पूरे दिन भर रो रो कर उस कमरे की साफ सफाई करके उसमें रहने लायक स्थान बनाया। शाम को जब मैं अपने कमरे में आकर अपने कपड़े और गहने लेने लगी तो बहू ने आकर कहा, बुढ़िया, अगर गहने और पैसे ढूंढ रही हो तो वो मैंने कब के जब्त कर लिए हैं। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। अगर इस घर में रहना है तो दोनों माँ बेटी चुपचाप घर के काम करती रहो और बदले में 2 वक्त का खाना खाती रहो। लेकिन बहू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे बुढ़िया, कर सकती हूँ नहीं, कर चुकी हूँ, कहते हुए उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अब क्या था, बहू बहुत बड़े घर से आई थी तो उसके तो पहले से ही भाव बढ़े हुए थे कि वो अमीर बाप की बेटी है। अब वो हम दोनों माँ बेटी को बेसहारा समझकर हम पर हुक्म चलाने लगी। सुबह होते ही कहती, अरे ओ महारानी, नींद खुली या नहीं, या पानी लाकर डाल दूँ तुम दोनों माँ बेटी के ऊपर। जबकि उसके उठने से पहले ही मैं उठ जाया करती थी ताकि मेरी बेटी को आराम मिल सके। लेकिन वो नागिन मेरी बेटी को सोता देख उसके बाल पकड़कर उठा देती थी या कभी उसके मुंह पर पानी डाल देती थी। इसीलिए रेखा भी मेरे साथ ही उठ जाया करती। 2 पोता पोती थे, लेकिन उन्हें भी बहू हमारे पास कभी नहीं आने देती। वो भी हम दोनों माँ बेटी को ही भिखारन कहकर ही बुलाते थे। एक दिन मैं सुबह सुबह काम में ही लगी हुई थी कि बहू ने आकर कहा, अरे बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना, आप तो ऐसे काम कर रही हो जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। और वो आपकी महारानी बेटी की नींद खुली या नहीं,
जरूर चादर ताने सो रही होगी। जाओ जल्दी से उठाओ, वरना जानती हो ना, मैं अगर उठाने गई तो क्या होगा। तभी रेखा बाहर आंगन का झाड़ू लगाकर अंदर आते हुए बोली, माँ, मैंने आंगन में झाड़ू लगा दिया दिया है। मैंने कहा, देख लिया, मेरी बेटी सोई नहीं है बल्कि काम कर रही है। हाँ ठीक है, तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर रही है, बदले में 2 वक्त की खाना खा रही है, कहकर बहू वहाँ से चली गई। बहू की बातें सुनकर रेखा का खून खौल जाता था, लेकिन मैं उसे शांत करवा देती थी। बहू हमेशा ताने मारती कि मैं और मेरा पति, आप दोनों माँ बेटी के लिए कितना करते हैं। अगर हम नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम तो सड़क पर भीख मांगती फिरती। मन तो करता कि बहू को अभी 2 4 सुना दो कि तुम हो तभी ये हाल है, वरना पति के जाने के बाद भी हम दोनों माँ बेटी सुख से रह सकती थी। लेकिन ये सोचकर कुछ नहीं कहती कि दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देंगे तो बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। अपने ही घर में हम दोनों माँ बेटी नौकरों की तरह रहती थी। अगर किसी दिन मैं बहू से बेटी को थोड़ी देर और सोने के लिए कहती कि वो भी तो बच्ची है जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, दिन भर स्कूल में फिर घर में काम और फिर पढ़ाई करके थक जाती है, तो उसे भी थोड़ा आराम करने दिया करो। तो बेटा सुनील बीच में ही कूद पड़ता, देखो माँ, तुम्हारी बेटी की बराबरी मेरे बच्चों के साथ मत किया करो, क्योंकि उनका बाप अभी जिंदा है और ये लड़की अभागिन है जो अपने बाप को ही खा गई। अपने भाई की बात सुनकर रेखा भी रोने लगी, लेकिन मैं उस हमेशा यही साहस देती कि बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। भगवान ने हमारे किस्मत में जो दुख दिया है उसे काटने तो पड़ेंगे ही। रेखा मुझसे हमेशा यही सवाल करती कि माँ, जब हम दोनों इतना काम कर रही है तो क्या एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं है। जो भैया भाभी के पास रह रहे हैं, हम अलग रहकर भी तो खुश रह सकते थे न। अब मैं उसे कैसे समझाती कि एक अकेली औरत जो एक जवान बेटी के साथ रहे तो समाज और रिश्तेदारी क्या दबाव होता है। मेरी तो उम्र हो गई थी, लेकिन बेटी तो जवान थी। मुझे लगा उसके सिर पर अपने भाई का हाथ रहेगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। बस यही सोचकर हम दोनों माँ बेटी अपने ही घर में नौकरों की तरह रह रही थी। लेकिन अब भगवान से मेरी एक ही विनती है कि मेरी बेटी अच्छी नौकरी कर ले और इतनी सक्षम हो जाए कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत न पड़े। बस मैं समझूंगी कि मेरी तपस्या सफल हो गई। तपस्या कैसी तपस्या बहन जी? रुक्मणी जी ने आश्चर्य से पूछा तो बिमला जी ने कहा, जब मेरी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वो इस खुशी को परिवार में सभी के साथ बांटना चाहती थी और इसी खुशी में वो हम सबके लिए घर में ही बेसन की चक्की बना ली। वो चक्की लेकर मेरे पास आ ही रही थी कि इतने में ही बहू बाहर से घूम कर आई थी। उसने घर में चक्की बनी हुई देखी तो वो गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने गुस्से में भड़कते हुए कहा, हे भगवान, इन माँ बेटी का पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं। अरे हम दोनों पति पत्नी जो दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया और ये घर पर आराम फरमाने वाली इन महारानियों को देख लो, कैसे मुफ्त में दूसरे का माल उड़ाए जा रही है। कहते हुए उसने रेखा के हाथ से चक्की की प्लेट छीन ली और उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, ए लड़की, खबरदार, जो तुमने हमसे पहले ही चक्की खाई तो पहले हमें पेट भर खा लेने दो, फिर जो बच जाए उसे खा लेना, वरना बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ला, सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। अपनी भाभी की बात सुनकर रेखा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी भाभी के हाथ से प्लेट छीनकर वापस
मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, भाभी, आपकी बातें सुनते आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें अपने इशारों पर नचाओगी। मैंने चक्की सबके लिए बनाई है, ये नहीं कि सिर्फ हम बनाते रहें और आप खाते रहो। उस दिन रेखा ने पहली बार अपनी भाभी से जुबान लड़ाई थी। अब अक्सर रेखा बात बात पर अपनी भाभी को जवाब देने लगी तो उसकी भाभी को लगा कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है, तो उसने सोचा इस लड़की को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर एक दिन उसने एक आदमी को फ़ोन लगाया और इत्तेफाक से उसकी सारी बातें मैंने सुन ली। उसने कहा, अगर तुमने इस लड़की को जान से मार दिया तो मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी। उस आदमी ने कहा, क्या मैडम, इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 2 लाख रुपये? आपको पता भी है अगर पकड़े गए तो आजीवन कारावासी की सज़ा हो सकती है। मैं तो इस काम के लिए पूरे 5 लाख रुपये लूँगा। तो बहू ने खुशी खुशी हाँ कर दी और उसी समय उसने रेखा की 2-3 फ़ोटो उस आदमी को भेज दी। ये सब बातें वो मोबाइल स्पीकर पर करके बातें कर रही थी, क्योंकि उस समय उसने मुझे बाज़ार भेज दिया था और रेखा कॉलेज के काम से बाहर गई थी। घर पर कोई नहीं था, लेकिन मैं बाज़ार से इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि एक सब्जी वाली जो हमेशा बाज़ार में दुकान लगाती थी वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। इसीलिए मुझे बाज़ार नहीं जाना पड़ा और मैं जल्दी ही घर वापस आ गई। मैंने जब बहू की ये नीच हरकत सुनी तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई है। मैं जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली तो रास्ते में रेखा आते हुए मिल गई। मैंने रेखा को वो सारी बातें बताई और उसे दोबारा घर जाने से मना कर दिया। उस रात वो अपनी एक सहेली के घर रुक गई। मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट चुपचाप ले जाकर उसे दे दिए और वो वहीं से गुड़गांव के लिए निकल गई। उधर उस आदमी ने नशे के धूत में एक लड़की, जो मेरी बेटी रेखा ने जिस रंग की ड्रेस पहनी थी वैसी ही ड्रेस पहनी, किसी दूसरी लड़की की फ़ोटो बहू के मोबाइल में भेज दी और ऐसा ही दिखा कि सड़क दुर्घटना में वो लड़की मर गई। तो बहू ने कहा कि ठीक है, अब इसको कहीं भी नदी के किनारे फेंकाओ, मैं इस बुढ़िया को बोल दूंगी कि इसकी बेटी कहीं भाग गई है। अगले दिन बहू ने खुश होते हुए मुझे कहा कि बुढ़िया, तुम्हारी बेटी तो कहीं भाग गई है, देखो कल कॉलेज में गई थी और अब तक नहीं आई। आपका बेटा बता रहा था कि उसने किसी लड़के के साथ जाते हुए उसे देखा था। उसने उसका पीछा भी किया, लेकिन उसने अपने भाई को देखकर भी अनदेखा कर दिया। तो मैंने भी बहू के सामने झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, देखना वो एक दिन ज़रूर लौट कर आएगी। तो बहू हंसते हुए कहा, वहाँ से चली गई क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से मेरी बेटी को मरवा ही दिया था। अब मेरी बेटी के न रहने से तो बहू खुलेआम मुझ पर अत्याचार करने लगी। वो अब जब चाहती थी तब मुझ पर हाथ उठा देती थी, लेकिन मैं बस अपनी बेटी के वापस आने के इंतज़ार में उसके जुर्म सहती रही।